नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है मेरा प्यार तुम ही हो रेवती और इस कहानी के 6 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 7वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 7वें पार्ट को शुरू करते हैं। चांदबाई काकी ने चमेली को देखा तो उल्हाने के स्वर में बोली, बारात तो गोरवे आई बैठी है, पर बिचौली का कोई ठोर ठिकाना ही ना है। जब ब्याह की जिम्मेदारी ली है तो अपना फर्ज भी समझ चमेली। जमाई राधा राजा तो चकली की तरह घूमता फिरे है, पर तू कौन से कोने में छुप के बैठी है। चाक भात का काम तो हमने निपटा दिया, ढुकाव के टेम तो तू छोरी के साथ रह। काकी, मन्ने भी मेरा फर्ज दिखा है। या दुल्हा की भुआ की बेटी है, मैं इसके साथ ही घर में थी। बिचौली ने कौन के कह सके है, तेरा साथ खून माफ। पर बेटी, छोरी की माँ ने जे तू ही ना बतावेगी तो उस बेचारी ने तो पता पड़ेगा कि कब के करना है। बड़े घर का बेटा है, कुछ ऊक चूक होगी तो यह बेचारी क्या करेगी। तू बाई जी ने तो बींदनी करने बैठा दे, और जो टूम छल्ली तूने मोमबत्ती को ला के दी है उनका क्या करना है, उसके कने बैठ के उसने समझा दे। बाई जी, तुम थोड़ी देर बींदनी से बात करो, मैं गई और आई, तब तक बारात भी ढुकावे पे आ जाएगी। चमेली ने राखी से कहा और उसे दुल्हन के पास बिठाकर साथ के कमरे में जाने लगी। क्षण भर रुककर उसने दुल्हन से कहा, या बींद की भुआ की बेटी है, शहर से अपने मामा के बेटे के ब्याह में आई है, खूब पढ़ी लिखी है, तू बात कर ले। राखी को बींद की बहन की बजाय भुआ की बेटी बताकर चमेली ने उलझन में डाल दिया था। उसके जाने के बाद दुल्हन ने राखी से पूछा, बाई जी, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम राखी है, आपका नाम क्या है। राखी ने उत्तर के साथ ही प्रश्न भी किया, मेरा नाम रेवती है। तुम्हारे भाई का नाम क्या है। भाई का नाम मनोज कुमार एम के है। मनोज कुमार एम के, वही फौजी ना, जो हमारे गांव में आँखों का इलाज करने आया था। हाँ, वही एम के मेरा भाई है। 10 साल पहले वह आपके गांव में मेरे पापा के साथ शादी में आया था। तब आपने ही बाग में उसे मीठे आम खिलाए थे क्या। हाँ, पेड़ पर तो मैं ही चढ़ी थी, एम के तो नीचे खड़ा था, पर ठेकेदार का नाम सुनकर पहले वो ही भागा था। कुएं के पास पहुंचकर ही उसने सांस ली थी। फिर मेरे समझाने पर वो मान गया और हमने बैठ के खूब मीठे मीठे आम खाए थे। रेवती ने चटकारे से कहा, 2 महीने पहले आपके गांव में आंखों का इलाज करने गई एनसीसी की डॉक्टर दीप्ति के हाथ वैसे ही आम आपने ही भिजवाए थे। हाँ, मैंने ही एमके के खातिर आम भेजे थे। वो तुम्हारे घर दे के आई ना, बड़ी भली थी फौजन डॉक्टर। एम के सर तो चला गया था, पर उसने मेरी आंखें बिल्कुल ठीक कर दी। 10 साल पहले भैया एक शादी में मेरे पापा के साथ आपके गांव आया था और आपका दिया हुआ आम रुमाल में लपेटकर हमारे लिए लेकर गया था। वह आम बहुत ही मीठा और खुशबूदार था। भैया ने उसकी गुठली हमारे आंगन में उगा दी थी। उसने बताया था कि यह रेवती का आम है, लेकिन अब तो रेवती काफ़ी बड़ी हो गई है। भैया उसकी छाँव में बैठकर खाना खाते हैं, उससे बातें भी बहुत करता है। राखी ने उसका चेहरा देखा तो देखती ही रह गई। गालों के गड्ढे उसकी आंखों में बस गए थे। उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। ये हुआ बाई जी, एम के तो दुल्हा बन के आया होगा, तुम इतनी उदास क्यों हो। नहीं रेवती, एम के दुल्हा नहीं बना, वह तो हजारों मील दूर बॉर्डर पर दुश्मन से लोहा ले रहा है। हम दोनों का दुर्भाग्य है कि वह शादी में नहीं आ सका। राखी ने बुझे स्वर में कहा, तो मने बिहान कौन आया है। वह मेरे मामा का बेटा रामजी लाल है। नहीं बाई जी, इस बखत मस्करी ठीक ना है, मेरा कलेजा फट जाएगा। सगाई से पहले चमेली ने एम के का ही नाम लिया था। उसने बताया था कि उसकी विदाई के टाइम बैलगाड़ी में उसके साथ एम के ही हाथ में मेरा दिया आम पकड़े बैठा था। बाई जी, मैं मर जाऊंगी, तुम एक बार मेरा एम के ने बुला दो। रेवती रोने लगी। चिल्लाना नहीं रेवती, रोना बिल्कुल नहीं। गांव मोहल्ले के लोग सुनेंगे तो हंसी उड़ाएंगे। आपके माता पिता की इज्जत का सवाल है। मेरे मामा भी बड़ी शान से बेटे की बारात लेकर आए हैं, उनका मान सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। चुपचाप जहर की घूंट पी जा और अपने मुंह बंद कर ले। 2 खानदानों की इज्जत अब सिर्फ आपके हाथ में है। राखी ने शम पर कंट्रोल करते हुए कहा और उसे गले लगा लिया। दोनों अपने मन से बिलख बिलख कर रो रही थी। बारात द्वार पर पहुंच गई थी। बच्चों और महिलाओं का शोर बढ़ गया था। सभी तोरण पर खड़े दूल्हे को देखने की कोशिश में एक दूसरे के आगे जाने का प्रयास कर रही थी।
राखी के पापा और कुछ नौजवान दूल्हे को युवतियों की छेड़खानी से बचाने के लिए उनके साथ चिपके हुए थे। चमेली दुल्हन की मां के साथ दूसरे घर से निकल कर आई और द्वार रोके खड़े लोगों को हटाकर रेवती के पास पहुंची। राखी ने उसे ढाढ़स देकर रोने से रोक रखा था, लेकिन उसकी आत्मा चीत्कार कर रही थी। चमेली ने आरती की थाली और गेंदे के फूलों से बनी वरमाला संभाली और राखी की सहायता से वह रेवती को लेकर द्वार की ओर बढ़ी। रेवती की मां उनके पीछे चल रही थी। द्वार पर कुछ महिलाएं उसके साथ मिलकर गीत गाने लगी। दुल्हन की मां ने गांव की प्रथा अनुसार एक रस्सी से दूल्हे को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नापकर उसके माथे पर तिलक लगाकर अक्षत लगाकर फिर तुलिया पर लगे आटे की बाण सब दिशाओं में फेंके। राखी और चमेली ने दुल्हन को थोड़ा ऊपर करके पाटे पर खड़े दूल्हे के गले में वरमाला पहनाने में सहयोग किया। राखी के पापा ने रेवती को देखा तो ठगे से रह गई। यही तो वह लड़की है जो एक दिन उसके बेटे के साथ जाने के लिए रोती चिल्लाती दुल्हन के साथ बैलगाड़ी में चढ़ने का असफल प्रयास कर रही थी। उनके दिल को आघात लगा। वे तो इस लड़की के रिश्ते का सपना लेकर आए थे, लेकिन वह तो उनके भतीजे के गले में वरमाला डाल चुकी है। वे लंबी सांस खींचकर थोड़ा पीछे हट गई। ढुकाव तथा वरमाला का कार्यक्रम संपन्न हो चुका था। बारात को जीमने का निमंत्रण दिया गया तो बाराती घर के सामने लगे शामियाने में 2 कतारों में बिछी टाट पट्टियों पर बैठ गई। हरिराम के साथ 3-4 घराती बारातियों को जिमाने में इधर उधर दौड़ने लगे। कोई बारातियों को लड्डू परोस रहा था तो कोई जलेबी। अन्य कोई सब्जी की बाल्टी लिए था तो दूसरा पूरी के लिए पूछ रहा था। कोई खाली गिलासों में पानी भरने में तल्लीन था। दुल्हा तथा राखी के पापा और 2 छोटे बच्चों को इनसे अलग बिठाया गया था। खाना खाने के बाद दूल्हा उसका अंगरक्षक और खास लोग विवाह मंडप में पहुंच गए। पंडित जी ने फेरों के लिए लाल पीले हरे सफ़ेद रंग के अन्न से वेदी और हवन कुंड तैयार किया हुआ था। रात के 11 बजते तक फेरों का कार्यक्रम चलता रहा। पंडित जी मंत्रोच्चार करते रहे तथा महिलाएं गीत गाती रही। एक एक फेरे के साथ महिलाएं गीत के माध्यम से दुल्हन को धीरे चलने की शिक्षा देती रही। बीच बीच में दूल्हे के पिता और फूफा के लिए सीटने भी बरसते रहे। आधी रात के बाद पंडित जी ने विवाह संपन्न होने की घोषणा की। बार बार आने जाने के झंझट से बचने के लिए फेर पाटे का बंधन भी विधि विधान से निपटाकर सबको मुक्त कर दिया गया। दूल्हा दुल्हन को घर में ले जाकर दीवार पर हल्दी और घी के बनाए देवी देवताओं के सामने परंपरानुसार माथे टिकवाए। जवाई राजा का सेहरा सासू माँ ने सहेज कर रख दिया। माता पिता का कन्यादान के अपने कर्तव्य से उर्ऋण होने का सपना पूरा हो गया था। दूल्हा और बाराती जनवासे में लौट आए और घराती विदाई की तैयारी करने लगे। हरिराम ने दुल्हन के 2 जोड़ी कपड़े, सास ससुर और उनके रिश्तेदारों के कपड़े, कंबल, छोटे बड़े दैनिक उपयोग के 11 बर्तन, एक रजाई गद्दा और चद्दर एक संदूक में बंद करके रख दिए थे। 101 रुपये नगद और मिठाई कसार की मटकी तैयार करके दी थी। दौलतपुर के चौधरी सुखराम ने जयरामपुर के किसान बलवान राम की बेटी की शादी धूमधाम से करके गांव में उसकी इज्जत बढ़ा दी थी। गांव बगड़ की महिलाओं और युवतियों के पारंपरिक पारंपरिक विदाई गीतों तथा रोने धोने के बीच सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में रेवती की विदाई हुई। राखी रात भर रेवती की नियति के सामने सिर झुकाने को सलाह देती रही। उसने समझाया कि इस समय कोई भी गलत कदम उठाया तो लोगों को 1000 बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। लड़की के चाल चलन और संस्कारों पर आक्षेप लगेगा, जिससे उसका संपूर्ण जीवन कष्टपूर्ण तथा अपमानजनक हो जाएगा। इस समय दोनों खानदानों का मान सम्मान और गौरव बना हुआ है। सब काम सुख शांति और आदर सत्कार से निपट गया है। कुल की मर्यादा बचाने के लिए सदैव महिलाओं ने ही कुर्बानी दी है, लेकिन रेवती अपने अरमानों का गला घोट कर जीने से अच्छा अपने प्राण देना ज़्यादा उचित समझती थी। जिसके साथ जीने के लुभावने सपने सजाए थे, उसे छोड़कर किसी और के साथ जीवन बिताना तो रोज तिल तिल करके मरने जैसा था। उसने 10 साल तक जिस देवता को अपने दिल में बसाकर पूजा की है, उसके स्थान पर किसी और को बिठाना उसके लिए मुश्किल है। उससे मिलने और उसे पाने का उसने हर संभव प्रयास किया है। वह कैसे भूल जाए उसे। राखी का हृदय भी इस अनहोनी से छटपटा रहा था। उसने और उसके परिवार ने कल्पना की जिस मूर्ति को एक पेड़ में साक्षात वर्षों तक सहेज कर रखा, अचानक उसके छिन जाने का दुख इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता।
एमके तो ये जानकर ही स्तब्ध रह जाएगा कि उसके बचपन का प्यार खिलौना उसके किसी रिश्तेदार ने उसकी गैर हाजिरी में चुरा लिया है। लेकिन बच्चे की जिद के लिए चंदा मामा तो आसमान से उतरकर जमीन पर तो नहीं लाया जा सकता। प्रकृति के नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा, चाहे इसके लिए आप अपने बच्चे को समझाओ या उसे भ्रम में डालकर थाली में चंदा मामा उसे दिखाओ। किंतु ब्रह्मांड में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। आप लाख प्रयत्न कर लो, उसके लिखे को बदला नहीं जा सकता। कितना भी रो चिल्लाओ, सिर धुनो या प्रलाप करो, जो हो गया सो हो गया, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। यही तो संसार में एक अटल सत्य है, अंततः जिसे मानना ही पड़ेगा। और यदि इसके विरुद्ध जाने की कोई कुचेष्टा की भी गई तो परिणाम अहितकर ही होगा, स्वयं के लिए भी और सगे संबंधियों तथा समाज के लिए भी। मनुष्य नियति से नहीं टकरा सकता। मानव के साहस, शौर्य तथा पराक्रम की यह अंतिम सीमा है। प्रकृति, नियति और परम शक्ति के सामने सब लाचार हैं। मनुष्य की भलाई इसी में है कि उसकी कृपा को आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर ले। माता पिता के घर से विदा हुई तो दुल्हन के ओढ़ने में बंधा दोनों छोरों पर हल्दी से पीला किया सफ़ेद कपड़ा दूल्हे के कंधे पर रखे वैसे ही कपड़े से बंधा हुआ था। शायद उसे ही गठजोड़ा कहा जाता है। और दूल्हा चींटी की चाल चलता मैदान में खड़ी विशेष बैलगाड़ी की ओर बढ़ रहा था। दुल्हन अपनी माँ के कंधे पर सिर रखे रो रही थी। साथ चलती महिलाएं गीत गा रही थी और राखी के पापा कुछ कुछ देर में दुल्हा दुल्हन के ऊपर से सिक्के उछाल रहे थे। राखी का मन बहुत उदास और खिन्न था। उसका हृदय उमड़ रहा था। वह भी दुल्हन के साथ चीख चीख कर रोना चाहती थी। राखी के पिता भी दुल्हा दुल्हन के ऊपर से सिक्के उछाल रहे थे, किंतु वे स्थिर थे, केवल उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे। उनमें वह उत्साह नहीं था जो इस मौके पर दूल्हे के अंगरक्षक से अपेक्षित होता है। बैलगाड़ी के पास पहुंचकर रेवती का रुदन करुण क्रंदन में बदल गया। 10 साल पहले वह इसी तरह की बैलगाड़ी में चढ़ने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन आज उसके लिए बनाई गई डोली रूपी बैलगाड़ी में बैठते उसका दिल फटा जा रहा था। केवल उसका तन हरकत में था, उसका मन तो हजारों मील दूर बॉर्डर पर तैनात जवान को ढूंढ रहा था। चमेली तथा 2 अन्य महिलाओं ने सहारा देकर रेवती को डोली में बिठाया। 2 छोटे बच्चे भी उसके साथ बैठा दिए गए, लेकिन राखी महिलाओं के पीछे उदास खड़ी थी। उसके पापा समझ गए थे कि वे दुल्हन से मिलने के बाद उदास क्यों हो गई, लेकिन वे तो स्वयं निहत्थे योद्धा की भांति मौन खड़े थे। एक महिला ने बैलों के पैरों पर लोटे से पानी डाला तो उनके गले में बंधी घंटियों की रुनुन झुनुन से स्वर मिलाते सिक्कों की झनकार के साथ गाड़ी आगे बढ़ गई। सामने से महिलाएं हटी तो काफी पीछे खड़ी राखी नजर आई। उसके पापा का पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। वे लपक कर उसके पास पहुंचे। उसकी आंखें डबडबाई हुई थी। पिता को सामने देखकर बांध टूट गया। वह उनके सीने से लगकर सुबकियों के बीच बोली, पापा, रेवती। नहीं बिट्टू, रोना नहीं, आवाज़ बिल्कुल नहीं, किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। वे उनकी मनोदशा समझ गए थे, इसलिए उन्होंने धीरे से कहा, बस चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। हरिराम ने राखी को अपने पापा के सीने से लगकर रोते देखा तो वह लपक कर उनके पास आया और राखी के सिर पर हाथ रखकर बोला, लड़कियों का दिल बहुत ही कमज़ोर होवे है फूफा जी। बींदनी ने रोती देख के इसने भी रोना आ गया। बहन, माँ बाप का घर तो बचपन तक ही अपना होवे है, उसके बाद तो एक ना एक दिन पराए घर जाना ही पड़े है। फिक्र मत कर बहन, इसने उस घर में भी माँ बाप का ही प्यार मिलेगा। बींदनी के कने बैठ के उसने हिम्मत दी। तू तो पढ़ी लिखी और समझदार है, दुनिया की रीत तो निभानी पड़े है। हाँ बेटा, भैया सच कह रहा है। बहादुर बच्चे कभी रोते हैं? अपनी भाभी के पास बैठ, उसे भी चुप करवा, राखी के पापा ने कहा और उसे दुल्हन के साथ गाड़ी में बैठा दिया। आप दोनों साथ नहीं चल रही क्या? फूफा ने हरिराम से पूछा। नहीं फूफा जी, यहाँ का सब काम संभालना अवेयर ना करके हम पीठ मुड़ाई के बखत परसों तुम्हारे साथ चलेंगे, हरिराम ने अपनी जिम्मेदारी बताई। बारात आगे बढ़ गई। राखी गाड़ी में बैठकर सोच रही थी कि उसके पापा ने कितनी आसानी से कह दिया कि बहादुर बच्चे कभी रोते हैं क्या, लेकिन खुद अपने आंसू छिपाकर अंदर ही अंदर कैसे रो रहे हैं, इनकी हालत कोई कैसे जानेगा। जो सपना लेकर वे आए थे वह तो उनकी आंखों के सामने ही चूर चूर होकर बिखर गया। क्योंकि वे बड़े हैं और राम जी मम्मी के छोटे भाई का इकलौता बेटा है, इसलिए इन्हें भी बड़कपन दिखाना ही पड़ेगा।
मेरी मम्मी तो सुनकर मर ही जाएगी कि उनके सपनों की मूर्ति अब किसी और की हो गई है। कितनी आस उम्मीद और अरमान से दोनों खुशी से यहाँ आए थे कि बेटे की पसंद को उसकी दुल्हन बनाकर उसे सरप्राइज देंगे, लेकिन अब ऐसी दुविधा में फंस गए हैं कि ना तो किसी को कुछ बताने बन रहा है और ना ही चुप रहते। करे तो क्या करें। यदि किसी चीज़ के बदले या किसी कीमत पर भी उसका सपना पूरा हो सके तो वे उसे सस्ता सौदा मानकर कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन यह सौदा तो किसी भी मोल असंभव ही जान पड़ता है। अपने बेटे की खुशी के लिए भाई के बेटे की बलि दे देना उनके लिए नामुमकिन, अपमानजनक तथा घृणित काम होगा। रिश्ते नाते सगे संबंधियों से प्यार प्रेम बड़प्पन की मर्यादा सब कुछ एक साथ मिट्टी में मिल जाएगा। आप जिम्मेदार रिश्तेदार हैं। आप इतने स्वार्थी क्रूर और अत्याचारी तो नहीं हो सकते कि अपने हाथ सेकने के लिए किसी का भी बसा बसाया घर ही फूंक दें। मानवीय संवेदना, दया, धर्म, जाति, बिरादरी और समाज का निरादर तो कोई वैसे ही कर सकता है। जब एक चीज़ किस्मत में है ही नहीं तो उसके लिए प्रकृति विरुद्ध काम तो आपको भी कभी सुख व शांति नहीं रहने देगा। दुखी इंसान की बद्दुआएं और ईश्वर का प्रकोप तो सब कुछ तहस नहस कर देता है, इसलिए अपने सुख के लिए उसके काम में अड़ंगा लगाना उचित नहीं है। बारात के विदा होने के बाद हरिराम ने टेंट हाउस से मंगवाया सामान बैलगाड़ी में रखवा कर रवाना किया। फिर दो नौजवानों की मदद कर बगड़ के घरों में मंगवाई कर लाई गई चारपाई बिस्तर पहुंचाई। चमेली ने बल्लू और मोमबत्ती की मदद करके उनके घर व्यवस्थित करवा दिया। ऐसा लग रहा था कि चमेली ने तन मन और धन से रेवती की बड़ी बहन बनकर गरीब परिवार को सहारा दिया था। हरिराम ने भी जमाई की बजाय उनका बड़ा बेटा बनकर बल्लू और मोमबत्ती के चारों धाम के समान तीर्थ करवा दिया था। गरीब असहाय बल्लू और मोमबत्ती को ईश्वर के न्याय पर भरोसा हो गया था कि वही सबका पालनहार और रखवाला है। हरिराम का रूप लेकर श्री भगवान खुद उनकी मदद करने आ पहुंचे और वासना के भूखे भेड़ियों से उनकी बेटी को बचाकर इज्जत आबरू के साथ खाते पीते घर में भी पहुंचा दिया। भगवान को किसी ने देखा नहीं है और सब उसे हर पल मौजूद मानकर उसे याद करते हैं, और वह भी प्रत्येक गरीब असहाय की मदद किसी न किसी रूप में पहुंचकर करता ही है। अपरंपार है उसका भेद, ना कोई जान पाया है और न ही जान पाएगा। मोमबत्ती ने भावुक होकर हरिराम और चमेली के सामने हाथ जोड़कर कहा, जमाई राजा, तुम हमारे वास्ते भगवान बनकर आए, नहीं तो हमारी ऐसी तकदीर नहीं थी कि हमारी बेटी के हाथ पीले कर पाते। नानी बाई के दीनदयाल कृष्ण मुरारी की तरह सारे गांव के सामने हमारी बेटी का ऐसा ब्याह करवा दिया कि सब देखते रह गए। चमेली बेटी ने तो बड़ी बहन बन के सारी रीति रिवाज और नेक जोग कर दिए। कौन सी चीज़ कौन कब लाया हमने खबर ही ना पड़ी। मैं तो मानू हूँ कि सांवरिया की तरह तुमने रेवती की लाज बचा ली, पर म्हारे कने तो तुम्हारे जो कुछ ना है कि जो हम तुमने दे सका। काकी जी, तुम तो हमारे सिर पर हाथ धर दो, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हरिराम ने कहा, दूधो नहो पूतो फलो, भगवान तुम्हारी जोड़ी जुगो जुगो तक बनाए रखे। मोमबत्ती ने कहा। बारात के पहुंचने की प्रथम सूचना देकर इनाम पाने वाले कुछ नौजवान भाग भाग कर घर पहुंचे। महिलाएं तो सुबह से ही दुल्हन की प्रतीक्षा में सज संवर कर तैयार बैठी थी। उतावली इतनी कि सब यही चाहती थी कि सबसे पहले मुझे ही दुल्हन देखने का मौका मिले। जैसे अगर किसी और ने उसे पहले देख लिया तो करवा चौथ के चांद की तरह वह बासी हो जाएगा, फिर देखने का शायद मजा कम हो जाए। दुल्हन की डोली द्वार के सामने पहुंची तो सबसे उतावली दूल्हे की मां लपक कर उसके पीछे पहुंची, लेकिन और भी कई उसके साथ थी। होड़ ऐसी लगी कि पीछे खड़ी औरतों के दबाव से दूल्हे की मां गाड़ी में किनारे पर बैठी राखी के ऊपर गिर गई। अपने आप से संघर्ष करती राखी ने अपने हाथ फैलाकर उसके साथ बैठी मामी की भाभी के दो बच्चों को दबने से बचाया। दूल्हा आगे से पहले ही नीचे उतर गया था। गाड़ी वाले ने भी फुर्ती से नीचे उतरकर बैलों के रास पकड़कर उसे बिदकने से बचाया। महिलाओं और बच्चों के शोर से उनके विचलित होने का अंदेशा था। राखी ने गाड़ी से उतरने के लिए जगह बनाने का प्रयास किया तो मामी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे नीचे उतरने में मदद की और अपने बेटे की बहू के करीब होकर उसे संभल कर उतरने के लिए सचेत किया। अन्य साथ खड़ी महिलाएं भी दुल्हन को आसानी से उतरने में मदद करने लगी। राखी ने नीचे उतर कर देखा, उसकी मम्मी आरती की थाली लिए द्वार के बीच में खड़ी थी। राखी चुपचाप सामने से सुनसान कमरे में जाकर बैठ गई। उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। उसकी मम्मी भी दूल्हा दुल्हन का स्वागत करने के लिए उनकी डोली से उतर कर आने के ध्यान में खोई हुई थी।
डोली से उतरने के बाद उनका गठजोड़ा बांध दिया गया था। आगे आगे दूल्हा और उसके पीछे डरी सहमी सी दुल्हन गीत गाते चल रही महिलाओं के सहारे से ही आगे बढ़ रही थी। द्वार पर महिलाओं की भारी भीड़ जमा थी। राखी की मम्मी किसी तरह स्वयं को तथा आरती की थाली को संभाले हुए थी। साथ खड़ी महिलाएं उसके ऊपर झुक पड़ रही थी। आगे पीछे से आवाज़ें आ रही थी, बाई जी 51 से कम मत लेना, कभी 11-21 पे ही मान जाओ, हजारों खर्च करके बीननी आई है। दुल्हन के साथ चलती दूल्हे की माँ ने हंसते हुए उत्तर दिया, बाई जी जो मांगेगी उसने वो जरूर मिलेगा। प्रथम बालिका ने घर के भीतर तो आण दो, बाई जी भी यही हैं और इसके भाई भतीज भी। राखी की मम्मी ने द्वार पर नव दंपत्ति की रीति रिवाज के अनुसार आरती की और कुछ टोने टोटके करके उनके ऊपर से थाली में रखा हुआ कुछ अलग अलग दिशाओं में फेंका। फिर कुछ खुद पीछे हटकर उन्हें घर के अंदर कमरे में ले जाकर बिठा दिया। दीवार पर हल्दी तथा घी से बने देवी देवताओं के बीच उनके पंजे हल्दी और घी में डुबोकर दीवार पर निशान छाप दिए, जैसा खतरनाक अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए पुलिस स्टेशन में रखे जाते हैं। उसके बाद उनका गठजोड़ खोलकर दूल्हे को स्वतंत्र कर दिया गया और दुल्हन को विश्राम का आदेश मिल गया। सासू माँ ने अपनी लाडली बहू को गुड़ का ठंडा शरबत पिलाया, लेकिन बहू का मुंह देखने को उतावली महिलाओं ने इतना धैर्य कहाँ था कि सुबह से बंद गोभी की तरह कई परतों में लिपटी दुल्हन को वो कुछ देर कमर भी सीधी करने का अवसर दे। भाभी की चंचल भाभी तो पहले पैर उठाकर खड़े घोड़े की तरह फर्स्ट प्राइज जीतने के उत्साह में सबसे पहले बीनने का मुंह देखने को बेचैन थी। लेकिन राखी की मम्मी पराई जाई की परेशानी से परेशान उसके कुछ देर आराम से लेट जाने के पक्ष में थी। उसने कुछ जोर से कहा, मेरी भाभी की चुलबुली भाभी, क्या तूने भी ससुराल में पहुंचते ही एकदम घूंघट उघाड़ दिया था? बेचारी लड़की सुबह से गुड़मुड़ गुड़िया बनी बैठी है। यह तो नहीं सोचा कि वो भूखी प्यासी है या उसे बाहर भीतर जाने की जरूरत है या उसके खाने पीने के लिए कुछ लेकर आती। उल्टा उसे परेशान करने आ गई। पहले तू उसके खाने का प्रबंध कर, फिर उसका मुंह देखना। ठीक है मेरी नंदल की प्यारी ननद जी, तुम्हारे हुक्म हमारे सिर माथे पर। मैं बींदनी ने बाहर ले जाऊं के? उसने चंचलता से उत्तर दिया और हंस दी। अरे अकल की दुश्मन, इस समय तू इसे बाहर लेकर जाएगी? दिखता नहीं बाहर अभी अंधेरा नहीं हुआ है? उसे इतने उजाले में लेकर कहाँ जाएगी? वो तब मेरे ऊपर छोड़ दो। ले तो मैं जाऊंगी, तुम्हारे स्नान के बने गुसल खाने में ले जाऊंगी और किवाड़ की जगह खुद खड़ी हो जाऊंगी। कौन से महीनों का काम है? झटपट गई और उल्टे पैर वापस आई। अरे वाह, कभी कभी भैंस भी अकल से बड़ी हो जाती है। आइडिया तो तूने अच्छा दिया है, लेकिन तू दरवाजे की जगह खड़ी होने के बजाय वहाँ चादर टांग दे। चल तू चादर लगा, मैं बहू को लेकर आती हूँ, उसने कहा। फिर दुल्हन से बोली, चल बेटा फ्रेश होकर आते हैं, फिर आराम से खुली होकर बैठना। मुंह दिखाई का प्रोग्राम न जाने कब तक चले। उसने दुल्हन को सहारा देकर खड़ा किया। दुल्हन खड़ी होने लगी, लेकिन उसकी ओढ़नी नीचे दबी होने के कारण सिर के ऊपर ओढ़ा कपड़ा खींचा तो उसका घूंघट सरक गया। राखी की मम्मी ने उसका चेहरा देखा तो सुध-बुध भूल कर उसे देखती रह गई। उसे लगा जैसे उसने किसी अलौकिक देवी को देखा है। वह उसका घूंघट ठीक करने के बहाने एक बार फिर उसे देखकर तृप्त हो गई। दुल्हन को आंगन के कोने तक जाने का मौका मिला तो उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर में टांगे भी हैं, जिससे वह चल फिर भी सकती है। उसकी इच्छा हुई कि वह सीधी खड़ी होकर हाथ पैरों को हिलाए, किंतु मुश्किल से 10 मिनट के अंतराल पर उसे वहीं लाकर बैठा दिया गया। स्नान गृह से लौटते समय सामने के कमरे में मम्मी को राखी बैठी दिखाई दी। वह बहुत उदास और मासूम नजर आ रही थी। घंटा भर से दुल्हन के चाव में अपनी बेटी को भूली मम्मी ने दुल्हन को उसकी सास की देखरेख में छोड़ा और अपनी बेटी को परेशान देखकर उसके पास जाकर पूछा, बेटू तू यहाँ इतने उदास अकेले क्यों बैठी है? थक गई है क्या? राखी चारपाई से उठकर मम्मी के गले से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या हुआ राखी? किसी ने कुछ कहा क्या? मम्मी, रेवती। रेवती को क्या हुआ? रेवती ही दुल्हन है मम्मी। वह रुलाई रोकने के प्रयास में सिसक उठी। क्या? राम जी की दुल्हन? हाँ मम्मी, वही। क्या? वह धम से चारपाई पर बैठ गई। हाँ मम्मी, पापा ने भी देखी तो हैरान रह गए। पापा ने मुझे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लेकिन वह तो जयरामपुर में है ना? हाँ मम्मी, रेवती भी जयरामपुर से ही आई है। बारात उसी गांव में गई थी। हे राम, तेरा यह कैसा खेल है? दर पर बुलाकर तो खाली हाथ लौटाना तुम्हारी परंपरा नहीं है। मैं कितनी आस उम्मीद और विश्वास लेकर आई थी
कितने उत्साह और खुशी से अपने बेटे की मनपसंद का तोहफा देने के लिए अरमान था। सालों से अपने दिल की रानी बनाए बैठे मेरे एम के का क्या होगा? मैं क्या करूं भगवान? तूने मुझे बहुत ही सकरी गली में लाकर छोड़ दिया है, जिससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। एक तरफ छोटे भाई का इकलौता बेटा है, दूसरी तरफ मेरा लाडला बेटा। कहाँ जाऊं भगवान? मैं क्या करूं? करूं तो क्या करूं? भाभी की भाभी अपनी उसी चंचल आवेश में एक थाली में लड्डू जलेबी लेकर वहां आई और माँ बेटी को उदास देखकर बोली, के होया बाई जी, तम बीननी ने छोड़ के क्यों आ गई? और बहन जी उदास क्यों हो? भूख लगी है के? नहीं कस्तूरी, फिक्र की कोई बात नहीं है। राखी के सिर में दर्द है, बैलगाड़ी में बैठने का उसका पहला मौका है ना, इसलिए थक गई है। लाओ मैं इसका सिर दबा दूँ। हाथ पाँव भी दुख है तो वो भी दबा दूँ। तम तो बीननी कने जाके बैठो, मैं उसके वास्ते लड्डू जलेबी लेकर आई हूँ, तम खवा दो उसने। उसने थाली उनके सामने करते हुए कहा, तुम और तुम्हारी ननद हो ना उसके पास, तुम उसे खिला दो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तुम्हारे बिना मैं बीननी का मुंह कैसे देख सकूंगी? सबसे पहले तो तुम्हारा ही बड़ा हक है। अच्छा, तू तो आगे चल, मैं राखी को लेकर आती हूँ। जल्दी आना बाई जी, बीननी देखने के मने घनी उतावले हो रही है। तू चल तो सही, मैं तेरे पीछे पीछे आई। वह चली गई तो मम्मी ने बेटी से कहा, तीर कमान से निकल चुका है बेटू, अब उसे लौटाया नहीं जा सकता। इस अनहोनी का हम सभी को बेहद दुख है, लेकिन हमें चुप रहना पड़ेगा। अगर रेवती सब जान गई है तो उसके दुख का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और एम के उसका गला भराया। राखी भी रोने लगी थी। उसने कहा, बेटू यह बात हम और रेवती ही जानती है। अगर किसी और को पता चल गया तो बच्ची का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटा, हमारी इज्जत और रेवती की भलाई इसी में है कि हम यह जहर का घूंट पीकर पचा जाएं। सबको लगना चाहिए कि हम शादी में आकर बहुत खुश और आनंदित हैं। वे उठकर दुल्हन के पास आ गई। भाभी और भाभी की भाभी तथा कई महिलाएं वहां बैठी थी। उन्हें देखकर महिलाओं ने इधर उधर सरक कर उनके लिए दुल्हन के पास जगह बनाई। भाभी की भाभी ने चहकते हुए दुल्हन से कहा, बीननी, ये मेरी ननद की ननद और राम जी की बुआ है, और ये राम जी की बुआ की बेटी तेरी ननद राखी है। ये शहर से आए हैं और राम जी की बुआ का बेटा एम के तेरा देवर फौज में है। उसने छुट्टी ना मिली, इस करके वो तेरे ब्याह में ना आ सका। इनसे मुंह दिखाई की शुरुआत कर ताकि मेरा भी नंबर आवे। मेरी भाभी की भाभी सुना दिया पूरा इतिहास भूगोल। अब पड़ गई ठंड या भी कुछ और बाकी है? कोई कमी है तो अभी पूरी कर ले, बाद में शायद मौका नहीं मिलेगा। ना बाई जी, मैं इतिहास भूगोल के जानूं। मैंने तो इस करके तावड़ी तावड़ी बिंदनी ने बता दिया कि तुम्हारा सबसे बड़ा हक है, तो तुम तावड़ी से मुंह देख लो तो मन भी मौका मिले। राखी की मम्मी ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर दुल्हन का घूंघट खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। दुल्हन का चेहरा देखा तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मोटे मोटे आंसू छिलमिला रहे थे। दुल्हन के घूंघट में ही उसके गुलाबी कपोलों को हाथों में भरकर उसे प्यार किया और गले लगाकर उसकी पीठ सहलाने लगी। काफी देर तक उसे सांत्वना देकर उसने खुद के गले में पहना सोने का हार निकालकर दुल्हन को पहना दिया और थोड़ा पीछे हटकर दीवार के साथ बैठ गई। राखी दुल्हन को देखने के बाद उठकर बाहर आ गई थी। उसका धैर्य साथ नहीं दे रहा था। दुल्हे की माँ ने अपनी बहू को देखा तो उसे हरिराम और चमेली के शब्द याद आ गए। काकी, छोरी तो इतनी सुथरी कि अंधेरे में खड़ी कर दी तो घर में उजाला हो जाएगा। वह उसे देखकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। भाभी की भाभी हैरान थी कि ये लोग बींदनी का मुंह देख रहे हैं कि उसने चाट रहे हैं। बहुत देर बाद उसे बहू को देखने का अवसर मिला तो वह भी उसकी सीप जैसी बड़ी बड़ी आंखों की झुकी पलकों और उसकी सेव जैसे गालों को देखती रह गई। उसे बहुत देर तक यकीन नहीं हुआ कि वह हाड़ मांस की जीती जागती लड़की है। सोने जैसा दमकता रंग, गोल मटोल भरा हुआ चेहरा। उसने कहा, हे प्रभु, इस मोम की मूरत ने कभी गर्म हवा भी ना लगे। उसके बाद तो मुंह देखने वालों को कोई अंत ही ना था। जिसने एक बार देखा वह दोबारा देखने के लालच में एक दो के साथ लेकर आती थी। अंधेरा बढ़ने लगा था। दुल्हन तब से एक ही आसन पर बैठी उकता गई थी। सासू माँ ने बहू की कसमसाहट देखकर मुंह दिखाई कल पर टाल दी
उसने दुल्हन को वहीं देवों के सामने बिछी गूदड़ी पर गद्दा डालकर लेटने को कहा और लालटेन जलाकर उसके पास बैठ गई और धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगी। वह सोच रही थी कि राम जी की कोई बहन होती तो वह भी आज उन्हीं अपरिचित लोगों के बीच इसी तरह असहाय सी चुपचाप सब सहन कर रही होती। माँ का आंचल छोड़कर नए लोगों के बीच लाज शर्म हिचक घबराहट में रहना कितना कठिन होता है। प्रत्येक ज़रूरत के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। उसका किससे क्या रिश्ता है, किसका स्वभाव कैसा है, किसको क्या और कैसे कहना है, कहना भी है या नहीं, बहुत दुविधाजनक और कष्टपूर्ण है। बहू की स्थिति देखकर उसके हृदय में ममता का झरना फूट पड़ा था। कस्तूरी सुन तो, उसने अपनी भाभी को पुकारा। जी बाई जी, उसकी चंचल भाभी दौड़ कर आई। बींदने के नहाने वास्ते पानी गर्म कर दे और झटपट आलू का बढ़िया सालन और गेहूं के मंडे बना। देखूं तो कितनी फुर्ती से काम करे है, उसने भाभी से कहा और संदूक से नया ओढ़ना, लहंगा, कमीज और तौलिया निकाल लाई। फिर उसने बहू से पूछा, रेवती बेटा, तेरी बाहर जाने की इच्छा है कि? हाँ माँ, बहू ने धीरे से कहा और गर्दन झुका ली। बेटा, मैं भी तेरी माँ हूँ। यह मत समझना कि तेरी माँ पीहर में पीछे छूट गई। यो तेरा घर है और मैं तेरी माँ। कोई भी बात हो मने बता। डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब अंधेरा हो गया, चल जंगल पानी से निपट के नहा ले, हरारत उतर जाएगी। सुबेरे तो तेरा सारा इंतजाम मैं घर में ही करवा दूंगी, तने कहीं बाहर भीतर जाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। चल नीचे देख के, और अब घूंघट थोड़ा ऊपर कर ले, कोई ना देख रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। वह एक छोटी बाल्टी में पानी भरकर उसके साथ घर के बाहर पास के खेत में आ गई और पानी की बाल्टी उसे देकर निवृत्त होने भेज दिया। वह उससे कुछ दूर खड़ी होकर टिमटिमाते तारों को देखने लगी। खुली हवा में कुछ दूर चलने से बहू को आराम मिला। वे घर पहुंची तो कस्तूरी गर्म पानी और पटड़ा रखकर गूसल खाने के बाहर खड़ी थी। दो दो सास की देखरेख में बहू गर्म पानी से स्नान करके तरोताजा हो गई थी। राखी और उसकी मम्मी को बहू के साथ बैठाकर भोजन करवाया गया। भोजन करते समय वो तीनों चुप थी। भूल से यदि उसकी नज़र मिल गई तो काफ़ी संघर्ष के बावजूद भी अनजाने में ही उनके आंसू झिलमिलाने लगते थे। जल्दी वाले बहुत से मेहमान जा चुके थे और जो बचे हुए थे वो भी भोजन करके सो गए थे। राखी एक कमरे में सो चुकी थी, लेकिन उसकी मम्मी को उसकी भाभी और भाभी की भाभी ने जरूरी सलाह मशवरे के लिए घेरा हुआ था। बहू के सोने के लिए उपयुक्त स्थान का विचार किया जा रहा था। इसको उसको यहाँ से वहाँ दूसरे कमरे में भेजने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन दूल्हे की माँ इससे संतुष्ट नहीं थी। बहू नींद से अलसाई घुटनों पर सिर रखकर काफ़ी देर से झपकियाँ ले रही थी। बाई जी, चमेली का कमरा है ना? वे तो दोनों बारात के साथ आए नहीं। अरे मेरी भाभी, तेरे मुंह में घी बूरा के दिमाग लड़ाया है। आज रात की बात है, कल तो कई कमरे हो जाएंगे। बस बाई जी, सिर्फ घी बूरा, कोई मोटा इनाम नहीं? उसने उतनी ही चंचलता से पूछा। तो रतिराम ने बुला दूं? तुम्हारा भाई तो 10 साल पहले तुम्हारी माँ ने मने इनाम में दे दिया था बाई जी। गधेड़ी ठहर तू, तने मोटो इनाम चाहिए तो चल कड़बी वाले कोठे में, पहले मैं तन्ने ही इनाम। ना ना बाई जी, चूक हो गई, अब क्या खेले छोड़ दे, फिर कभी ना मांगो मोटो इनाम। उसने हाथ जोड़कर नाटकीय ढंग से कहा और उसके गले से लग गई। उसने भी प्यार से उसके गाल पर हल्की सी चपत मारकर कहा, मेरे साथ चल, मैं तने नया बिस्तर निकलवा कर दे हूँ, अच्छी तरह नरम नरम बिछा कर। ये एक कोरा मटका पानी का और गिलास धर के आ, फिर बींदनी ने सोवन खातर ले जाइए। सासू माँ ने अपनी अनमोल बहू के लिए अपने बड़े संदूक से नया बिस्तर निकाल कर दिया तो कस्तूरी ने उसी वेग से भाग भाग कर काम करना शुरू किया। राखी की मम्मी अपनी बेटी के पास आकर सो गई। कस्तूरी ने नए बिस्तर से दुल्हन की सेज सजाकर पहले पानी का मटका और गिलास रखा, फिर नींद में बेहाल हुई दुल्हन को वहां ले जाकर सुला दिया। गर्म दूध के 2 गिलास रखे, फिर राम जी को इधर उधर देखकर खोजा। वह मामी की ही चारपाई खाली देखकर उसी पर सो गया था। उसने राम जी का हाथ पकड़कर उसे धीरे से जगाया और उसे चमेली के खाली कमरे में सोने के लिए कहा। राम जी, आँख खोलकर कमरे में जाइए, वहाँ तेरी बींदनी भी सोई है। दोनों के वास्ते गर्म दूध के 2 गिलास भी धरे हैं। अंधेरे में गर्म दूध ऊपर मत गिरा लिए। राम जी भी नींद में था, लेकिन मामी के कहने पर वह उसकी चारपाई छोड़कर बड़े भाई हरिराम के कमरे में चला गया। वह नींद की खुमारी में दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा
तो उसे मामी की गर्म दूध ऊपर मत गिरा लेने की चेतावनी याद आई और साथ ही दुल्हन की उपस्थिति ने उसके दिलो दिमाग को झंकृत कर दिया। वह सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ा और मटकी के पास रखे गर्म दूध के दोनों गिलास उठाकर जंगले में रख दिए। वह जूते उतारकर पलंग पर बैठा तो दुल्हन भी उठकर बैठ गई। नहीं नहीं, उठने की जरूरत नहीं, तुम सो जाओ। दूसरी कोई चारपाई खाली नहीं है, इसलिए मुझे भी यहीं सोने को कहा गया है। कल तो अलग चारपाई मिल जाएगी, बस आज रात की थोड़ी सी तकलीफ है। कल कांगन डोरे खोलने की रस्म के बाद शाम की गाड़ी से भुआ भी फूफा और राखी के साथ शहर में अपने घर चले जाएंगे और मामा के खेत में फसल तैयार खड़ी है। आंधी बरसात का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वो भी मेरी मामी और उनके दोनों छोटे बच्चों के साथ कल ही जाने की सोच रही हैं। फिर बाकी बचा कौन? माँ, बापू, मैं और तू। हरेराम भाई और चमेली भाभी भी नहीं है, तो इतने बड़े घर में रहने वाला कौन है? राम जी ने वर्तमान के साथ प्रतिफलित भविष्य का पूरा पंचांग दुल्हन को सुना दिया। वह बहुत देर तक उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन दुल्हन ने मुंह तक नहीं खोला। आखिर लंबे इंतजार के बाद उसने ही पूछा, तू फिर सो गई के? लेकिन जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे संदेह हुआ कि कहीं गर्मी और घबराहट के कारण उसे बुखार तो नहीं आ गया। उसने दुल्हन को छूकर देखा, बुखार तो नहीं था। तू बोले क्यों ना है? तने कोई तकलीफ है तो मन्ने बता, मैं कुछ प्रबंध करूं, लेकिन कुछ तो बोल। कि माँ बापू की याद आवे है। लेकिन फिर भी कोई उत्तर ना मिलने पर उसने उसके और पास खिसक कर कहा, तेरा नाम तो बता दे, आज हमारी शादी हुई है और हम पति पत्नी हैं। बिना बोले कैसे काम चलेगा? लोग तो कहवे हैं कि आज हमारी सुहागरात है, लेकिन तू तो मेरे से बोले ही ना है। बता फिर कैसे काम चलेगा? उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को छुआ तो उसकी हथेलियों को गीलेपन का एहसास हुआ। उसने उसके चेहरे को हाथों में भर लिया। वह मुंह बंद करके तार तार रो रही थी। राम जी का दिल तड़प उठा। आंसुओं से सरोबार उसके चेहरे को अंधेरे में ही देखने का प्रयास करते हुए फिर पूछा, रेवती, क्या बात है? तेरे मन में कुछ गम है तो मैंने खुलकर बता। हम पति पत्नी के बीच कोई दूरी ना होनी चाहिए। मैं तने ब्याह के लाया हूँ और मेरा तुझ पर पूरा हक है, लेकिन मैं जोर जबरदस्ती ना करना चाहूँ। कोई तीसरा सुनेगा तो तुम्हारी बदनामी होगी। बोल रेवती, कुछ तो बोल। मैं तेरा घरवाला, तेरा मालिक, तुझसे जवाब चाहूँ हूँ। तने जवाब तो देना ही पड़ेगा। तू मेरी दासी है, तू मेरी नौकर है, और सच कहूँ तो मेरा बाप तने मेरे वास्ते खरीद के लाया है। मैं चाहूँ तो तने किसी तरह भी बरतूँ। मैं तने जैसे चाहूँ नचा सकूँ हूँ। मेरा हुक्म तने मानना पड़ेगा। मने पता है तू घनी सुथरी है और पूरे गांव तेरे पीछे पड़ा है, पर चमेली भाभी ने बताया है कि तने यो रंग रूप सिर्फ मेरे वास्ते ही संभाल कर रखा है। उसने ही तेरी माँ से बात करी कि ब्याह का सारा खर्च मेरे माँ बापू ने करने की हामी भरी है, तुम्हारा कोई खर्चा ना होगा। तेरी माँ ने तो 2 कपड़े में छोरी देने की बात करी थी, पर तन्ने भी देखा ना तेरा ब्याह कितनी धूमधाम से होया है। सारा गांव देखता रह गया, और अब तू मने नखरे दिखावे है। मने लागे है तू राजी खुशी ना मानेगी। तेरा दूसरा ही इलाज करना पड़ेगा। उठ खड़ी हो, तू नरम सेज के काबिल ना है। तने तो बिना बिछाए जमीन पर ही रगड़ना पड़ेगा। चमेली, तने यह पत्थर की सिला मेरे गले में क्यों बांध दी? मैंने तेरा के कसूर कर दिया था? यह गूंगी बहरी खूबसूरत लाश मेरे गले क्यों कर दी? चमेली, चमेली, तने कौन से जन्म का बदले लिया मेरे से? वह छटपटाहट से बौखलाया सा बाहर निकला और खेतों की ओर चला गया। दुल्हन रात भर अंधेरे कमरे में अकेली बैठी सिसकती रही। उसके आसपास सुनने देखने वाला कोई नहीं था। वह एमके और उसके परिवार को याद करके जाल में फंसी हिरणी सी छटपटा रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या नहीं करे। उसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसे जंगली झाड़ी से निकालकर किसी ने उसे अग्नि तरंगे छोड़ते विशाल रेगिस्तान में छोड़ दिया है, जहाँ प्यास से छटपटाती वह मृग तृष्णा से बालू रेत में झिलमिलाती लहरों को पानी समझकर यहाँ से वहाँ दौड़ रही चली जा रही है। सुबह सवेरे भोर के तड़के दुल्हन के मामी सास कस्तूरी दबे पांव दूल्हा दुल्हन के कमरे के पास आई और धीरे से दरवाजा धकेल कर अंदर झाँका तो अवाक खड़ी रह गई। पलंग के कोने पर दुल्हन अपने घुटनों पर सिर रखे अकेली बैठी थी। राम जी वहां न था। जंगले के खुले एक पलड़े से हल्की रोशनी आ रही थी। उसे कुछ शंका हुई तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। जंगले में रखे दूध के दोनों गिलास वैसे ही भरे रखे थे। दूध पर मलाई की मोटी परत जम गई थी। कस्तूरी ने गला साफ करने के लिए सप्रयास कंठ ध्वनि की तो दुल्हन ने चौंक कर आंखें खोली,
पलंग के बाईं ओर उसकी मामी सास खड़ी थी। उसने हड़बड़ाकर पलंग से उठने का प्रयास किया। सास ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया और उसके पास बैठकर उसका चेहरा देखने लगी। घूंघट ना होने के कारण दुल्हन का उदास और मुरझाया चेहरा देखकर वह परेशान हो उठी। रात भर रोते रहने से और जागने से उसकी आंखें लाल तथा सूजी हुई थी। "के हुआ बीननी? पूरी रात ही सोण ना दिया के?" उसने बींदनी का चेहरा ऊपर करके पूछा। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।